मोटी बहू के पतले पराठे और नींबू का अचार। माँ कहाँ हो आप? मेरा बनाना शेक बनाया नहीं। मुझे जिम जाने में लेट हो रहा है, जल्दी करो। रोहन बड़ा जिम फ्रीक था। उसे जिम करना बहुत पसंद था। टाइट शेड्यूल के बाद भी वो जिम के लिए टाइम निकाल ही लेता था। आज वो बनाना शेक पीकर जिम जाता है। जिम में अरे विकास देख, रोहन आ गया। अब जिम करने में मजा आएगा। रोहन जिम जाकर लॉकर से अपने कपड़े निकालता है और फिर चेंज करके वार्म अप करता है। जिम की सारी लड़कियां वार्म अप करते हुए रोहन को ही देख रही थी। देखो ना अमित भैया, जिम की सारी लड़कियां रोहन भाई को ही देख रही हैं। अरे विकास, तू जानता नहीं है, इस रोहन की तो आदत है लड़कियों के सामने अपनी बॉडी फ्लेक्स करने की। तू देखना, अब ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद आईने के सामने आकर अपनी बॉडी देखेगा। अमित ने बस ये बात कही ही थी कि तभी रोहन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके पसीने बहाने के बाद आईने के सामने आता है और अपने मसल्स टाइट करके अपनी बॉडी देखने लगता है। कितनी मस्त है मेरी बॉडी, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी जैसी। मुझे भी एक्टिंग या मॉडलिंग करनी चाहिए। मुझे तो आराम से कोई भी काम मिल जाएगा। मुझे तो रोहन भाई की बॉडी देखकर जलन होती है। उनकी कितनी अट्रैक्टिव बॉडी है। बैक में बटरफ्लाई कट, 6 एब्स, मसल्स। पता नहीं मेरी बॉडी ऐसी कब बनेगी। अरे इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डाइट फॉलो करना पड़ता है, जो तू करता नहीं है। तो कहाँ से बनेगी तेरी रोहन जैसी बॉडी? अमित और विकास दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी रोहन उनके पास आता है। मेरे बिना क्या बातें चल रही हैं, मुझे भी बताओ। अरे और क्या बात होगी यार, ये विकास तेरी बॉडी की तारीफ कर रहा था। सच में भाई तेरी बॉडी बहुत मस्त है। भैया आप इतने हैंडसम और डैशिंग हो, आपकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ब्यूटीफुल होगी ना? अरे नहीं यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तो अपने मम्मी पापा की पसंद से शादी करूंगा। अच्छा देखना, तेरी मम्मी पापा कहीं किसी को तेरे गले न बांध दे। अरे नहीं यार, मेरी मम्मी पापा मेरे टेस्ट को अच्छे से जानते हैं। वो मेरे लिए किसी हॉट मॉडल जैसी लड़की ढूंढ कर लाएंगे। ऐसी बात है तो शादी के बाद हमें अपनी वाइफ से जरूर मिलवाना। हम भी तो देखें कौन है वो हुस्न परी जो तेरे मम्मी पापा तेरे लिए ढूंढेंगे। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है भाई। रोहन और उसके दोस्त इस तरह से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और फिर जिम करके अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहन के घर पर रोहन बेटा, तुम जिम से आ गए, आओ मेरे पास बैठो। रोहन महेश के पास जाता है और हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाता है। महेश रोहन को एक लड़की की फोटो देता है। बेटा देखो, ये पूजा मेरे दोस्त की बेटी। मैंने ये लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है, तुम्हें ये कैसी लगी? अरे ये तो वही लड़की है जिसे 2 साल पहले मैंने अपने गांव के दोस्त की बहन की शादी में देखा था। ये लड़की उस दिन क्या कमाल लग रही थी। मेरी तो नजरें उससे नहीं हट रही थी। क्या बात है पापा, मेरी पसंद को जानते हैं। मेरी तो लॉटरी लग गई। रोहन फोटो देखता है और अपने ही ख्यालों में खो जाता है कि तभी महेश, क्या हुआ रोहन, तुम्हें लड़की पसंद आई नहीं क्या, या तुम्हें कोई और पसंद है? अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लड़की पसंद है। आप चाहें तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। रोहन की बात सुनकर महेश और उसके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। महेश पूजा के पिता घनश्याम को फोन करते हैं। घनश्याम, मेरे बेटे रोहन को तेरी बेटी पूजा पसंद है। अब हम लोग दोस्त से समधी बन जाएंगे। अरे तू मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। इस तरह महेश और घनश्याम फोन पर बातें करते हैं और फिर रोहन और पूजा की शादी तय करते हैं। शादी वाले दिन, ए जी देखिए ना, हमारा बेटा रोहन आज कितना खुश लग रहा है। हाँ सविता, लगता है रोहन सच में पूजा को पसंद करता है। रोहन रथ पर बैठकर ढोल ताशों के साथ डीजे के गाने पर नाचते हुए जोरों शोरों से अपनी बारात लेकर जाता है। पूजा के घर वाले बारातियों का स्वागत करते हैं और फिर रोहन मंडप पर जाता है। पंडित जी जैसे ही दुल्हन को बुलाते हैं वैसे ही बिजली चली जाती है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। अरे यार ये क्या हो गया, कोई इन्वर्टर चालू करो यार। दूल्हे राजा, इन्वर्टर में ही आग लगी है, बिजली तो सुबह से ही नहीं थी। अरे यार अब क्या होगा? आप लोग जल्दी से कुछ कीजिए वरना शादी का अच्छा मुहूर्त निकल जाएगा। अरे वही पता नहीं ये इन्वर्टर कब ठीक होगा, इलेक्ट्रिशियन तो अपने काम पर लग गया है। ऐसी बात है तो पंडित जी आप अंधेरे में ही शादी करवाइए। दुल्हन भी आ चुकी है, मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी का शुभ मुहूर्त निकल जाए। रोहन के कहने पर पंडित जी अंधेरे में ही शादी करवाते हैं। जब कन्यादान की बारी आती है और लड़की का हाथ लड़के के हाथ के ऊपर रखा जाता है कि तभी, अरे पूजा के पतले पतले हाथ इतने भारी और मोटे मोटे क्यों लग रहे हैं? मैं भी ना पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। रोहन को पूजा का हाथ थोड़ा मोटा और अजीब सा लगता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। थोड़ी देर में शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है और रोहन और पूजा की शादी हो जाती है। शादी पूरी होने के बाद 5 मिनट के बाद ही इन्वर्टर ठीक हो जाता है और बिजली आ जाती है। रोहन जैसे ही अपने बगल में देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। ओए मोटी, तुम कौन हो? शादी के जोड़े में और मेरी पूजा कहाँ गई? मैं ही पूजा हूँ और आपकी शादी मुझसे ही हुई है। क्या बकवास कर रही हो?
तो मेरी पूजा नहीं हो सकती। वो बहुत ही पतली, फिट और स्लिम ट्रिम है, लेकिन तुम तो बुलडोजर हो। बेटा ये सही कह रही है, यही पूजा है। मैंने तुम्हें जो फोटो दिखाई थी वो इसके 2 साल पहले की फोटो थी। इसका मतलब आप लोगों ने मुझे धोखा दिया? नहीं बेटा, वो बात नहीं है। अगर मैं तुझे पूजा की अभी की फोटो दिखाता तो तू उससे शादी करने के लिए कभी नहीं मानता, और मैंने अपने दोस्त से वादा किया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। पापा, आपने तो कहा था कि रोहन जी मेरे मोटे शरीर को देखने के बाद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, तभी मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा। ओए मोटी, तुझे ऐसे देखने के बाद तो कोई मुझे 10 करोड़ भी देना तब भी मैं तुझसे शादी ना करूं। मैं इस शादी को नहीं मानता, मैं अपनी शादी तोड़ता हूँ। ये कहकर गुस्से में रोहन जैसे ही बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही महेश को हार्ट अटैक आ जाता है। गांव के लोग जल्दी जल्दी पूजा के घर पर गांव के डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर महेश का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उन्हें होश आ जाता है। रोहन बेटा प्लीज पूजा को अपना ले, तेरी शादी हो चुकी है, इस तरह अपनी शादी मत तोड़ बेटा। महेश के होश में आने से पहले ही डॉक्टर ने रोहन को कहा था कि किसी भी तरह का स्ट्रेस महेश की जान ले सकता है, इसलिए मजबूरन रोहन को महेश की बात माननी पड़ती है। रोहन पूजा को लेकर अपने घर आ जाता है, जहां उसका पूरा परिवार रोहन और पूजा के स्वागत के लिए खड़ा था। पूजा को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रोहन भैया, ये अपने साथ आप किसे ले आए हो? ये मोटी लड़की कौन है और मेरी पूजा भाभी कहाँ है? हाँ बेटा, ये अपने साथ किसे ले आया है? अपनी माँ और बहन के सवाल सुनकर रोहन का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में सारी बात अपने घर वालों को बताता है। रोहन की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोटी पूजा का गृह प्रवेश करवाने का तो किसी का मन नहीं था, लेकिन महेश की वजह से घर वालों को गृह प्रवेश करवाना पड़ता है। ससुर जी ने मुझे अच्छा फंसाया है। इस घर में ना तो मेरे पति मुझे पसंद करते हैं और ना ही घर वाले। पता नहीं मेरे ससुराल में क्या होगा। नेहा, अपनी भाभी को भैया के कमरे में ले जाओ। चलिए मोटी, मतलब भाभी, मैं आपको भैया के कमरे में ले जाती हूँ। नेहा चिढ़ते हुए पूजा को रोहन के कमरे में ले जाती है। पूजा भी शादी की रस्मों में काफी थक गई थी, वो सो जाती है। रोहन जब अपने कमरे में आता है, ये मोटी तो पूरे बेड पर फैल गई है, अब मैं कहाँ सोऊंगा? पूजा थके होने की वजह से बेड पर फैलकर सो जाती है, जिससे रोहन को बेड पर सोने की जगह नहीं मिलती है और वो पूरी रात सोफे पर सोता है। अगले दिन, हे भगवान, मेरी वजह से रोहन जी को रात भर सोफे पर सोना पड़ा। अभी उठेंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। एक काम करती हूँ, जल्दी से कमरे से चली जाती हूँ। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है। पूजा नहा धोकर अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होकर किचन में चली जाती है। किचन में पहले से ही उसकी सास सविता और ननद नेहा खड़ी थी। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप सब मुझे अपनी पसंद बता दीजिए, मैं वही खाना बना दूंगी। तुम्हें हमारी पसंद का खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो आता है तुम वो बना लो। इतना कहकर सविता नेहा के साथ किचन से बाहर चली जाती है। तभी नेहा, माँ देखना, ये मोटी पहली रसोई के नाम पर अपने खाने के लिए बहुत सारा खाना बनाएगी, कहीं एक ही दिन में हमारे घर का पूरा राशन न खत्म हो जाए। नेहा, छोड़ उस मोटी की बातें, उसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। इतना कहकर सविता अपने कमरे में चली जाती है। वहीं किचन में पूजा सबके लिए चिली पनीर, पराठे, फ्राइड राइस, बेबी कॉर्न, तंदूरी पनीर, कबाब, नान, रोटी, सलाद, खीर और भी बहुत कुछ बनाती है। खाना खाने के बाद, आप लोग खाना खाने के लिए आ जाइए, खाना बन गया है। पूजा की आवाज सुनकर सभी खाने के लिए आते हैं। पूजा सबको उनकी पसंद का खाना परोसती है और साथ में वो सभी को नींबू का अचार भी देती है। सविता जैसे ही खाना चखती है, मुझे लगा था इस मोटी को खाना बनाना तो आता नहीं होगा, लेकिन इस गोलू मोलू ने खाना तो काफी टेस्टी बनाया है और ये पराठे और नींबू के अचार तो बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। सिर्फ सविता ही नहीं, बाकी घर वालों को भी, यहाँ तक कि रोहन को भी पूजा के हाथ का खाना काफी पसंद आता है, लेकिन कोई पूजा की तारीफ नहीं करता। उल्टा सविता, पूजा बहू, तुम खुद तो इतनी मोटी हो, लेकिन पराठे इतने पतले क्यों बनाए हैं? पराठे भी अपने साइज के हिसाब से बना देती तो ज्यादा अच्छा रहता। इतना खराब खाना बनाने के लिए तुम्हें कोई शगुन नहीं मिलेगा। पूजा के मोटापे से नाराज सविता खाना अच्छा बनाने के बाद भी उसे ताना मारती है और उसे पहली रसोई का शगुन भी नहीं देती है। पहली रसोई में तो तुमने मुझे निराश किया है। शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है, आस पड़ोस के लोग तुम्हें देखने आएंगे, कम से कम उसमें कुछ गड़बड़ मत करना। सविता की बातें सुनकर पूजा दुखी हो जाती है। वो अपने कमरे में चली जाती है और डरते डरते अपने मुंह दिखाई के लिए तैयार होती है। वो सुंदर सी साड़ी पहनती है जिसमें वो काफी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी, माँ देखो ना, इस मोटी ने साड़ी पहनी है, लग रहा है जैसे हाथी साड़ी लपेट कर आ गया है। पूजा बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिर साड़ी क्यों पहनी तुमने?
तुम्हें कोई ढीला ढाला सूट पहनना चाहिए था। विमला जी की बहू साड़ी में कितनी सुंदर लगती है, और एक तुम, जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज करो। पूजा ने बहुत मन से अपनी मुंह दिखाई के लिए साड़ी पहनी थी, लेकिन सविता की वजह से उसे अपनी साड़ी बदलनी पड़ती है और वो ढीला सा सूट पहनकर आ जाती है। मोहल्ले की औरतें जब सविता के घर पूजा को देखने के लिए आती है कि तभी पूरी दुनिया में तुम्हें अपनी बेटी के लिए यही लड़की मिली थी, इससे अच्छी तो मेरी पिंकी है, थोड़ी काली है तो क्या हुआ, इतनी मोटी तो नहीं। मोहल्ले की औरतें पूजा को देखकर उसका काफी मजाक उड़ाती है। जिस वक्त पूजा की मुंह दिखाई हो रही थी उसी वक्त रोहन भी अपना बैग लेकर जिम के लिए निकल रहा था। रोहन को देखकर, क्या रोहन बेटा, खुद तो जिम करते हो और पत्नी इतनी मोटी लेकर आए हो, क्या उससे भी जिम करवाने का इरादा है। पूजा की मुंह दिखाई में पड़ोसी उसके ससुराल वालों का काफी मजाक उड़ाते हैं और रोहन की भी बेइज्जती करते हैं। रोहन पड़ोसियों की बात पर ध्यान दिए बिना अपनी जिम चला जाता है। जिम में, रोहन भैया, मैंने सुना आपकी शादी हो गई, तो कब मिलवा रहे हो हमें भाभी से? अरे विकास बिल्कुल सही कह रहा है, कब मिलवा रहा है तू हमें अपनी ब्यूटीफुल मॉडल वाइफ से? विकास और अमित की बात सुनकर रोहन चिढ़ जाता है और थोड़े गुस्से में कहता है, अब तुम लोग भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मेरी वाइफ कैसी है? कैसी है मतलब? कुछ नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं जल्दी मिलवाऊंगा तुम दोनों को अपनी वाइफ से। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और पूजा की पगफेरी की तारीख भी तय हो गई थी। पूजा को उसका भाई मयंक लेने के लिए आता है। पूजा अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है। कुछ दिन के बाद, रोहन बेटा, पूजा बहू को गए हफ्ता गुजर गया है, तो एक काम कर, उसके घर जाकर पगफेरे की रस्म पूरी करके उसे घर ले आ। मैं उस मोटी को लेने के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे उसके साथ देखकर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पापा, आप किसी और को भेज दो या उसे खुद आ जाने के लिए कहो। इतना कहकर रोहन अपने ऑफिस चला जाता है। महेश पूजा के घर पर कॉल करके उसे सारी बातें बताता है, जिसके बाद पूजा को अकेले ही अपने मायके से ससुराल वापस आना पड़ता है। ससुराल आते ही पूजा घर के कामकाज में लग जाती है। वो घर में झाड़ू पोछा करती है, कपड़े धोती है और सबके लिए अच्छा खाना बनाती है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन, माँ जी, आप उन्हें यहाँ कहाँ जा रहे हैं? आज हम सभी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। पर आप लोगों ने तो मुझे एक भी बार नहीं कहा मूवी के लिए। हम तुझे लेकर मूवी नहीं जाएंगे, तुझे हमारे साथ देखकर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तू घर में ही नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर मूवी देख ले, समझी ना? इतना कहकर सविता और बाकी के लोग पूजा को घर पर छोड़कर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं और बेचारी पूजा घर पर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर मूवी देखती है। शाम को जब सभी खा पी कर घर आते हैं तो वो देखते हैं कि पूजा सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए मर्डर छिल रही है। हाय राम, इस मोटी ने तो मेरा सोफा खराब कर दिया। सोफा कितना धंस गया है। ओए हाथी, अगर तुझे टीवी देखने का इतना ही शौक था तो जमीन पर बैठकर फिल्म देखती, तूने मेरा सोफा क्यों खराब कर दिया? सविता की कड़वी बातें सुनकर पूजा को बहुत ही बुरा लगता है। वो सोफे से उठकर किचन में चली जाती है और रोने लगती है। अगले दिन वो सुबह 5 बजे उठती है और योगा ड्रेस पहनकर छत पर ही एक्सरसाइज करने लगती है। 6 बजे रोहन भी एक्सरसाइज करने के लिए छत पर आता है और पूजा को एक्सरसाइज करता देखकर तुम चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, तुम मोटी की मोटी ही रहोगी, तो बेकार की कोशिश मत करो। रोहन की बात को सुनकर पूजा उदास होकर अपना योगा मैट लेकर नीचे आ जाती है। बढ़िया ही पूजा बहू एक्सरसाइज करने वाली, ये सब तुम्हारे बस की नहीं है। घर का काम करो, उसी से शायद तुम्हारा वजन कम हो जाए। पूजा का पति, उसकी सास और ननद उसके मोटापे का मजाक उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। इन सब से उदास होकर पूजा बाथरूम में जाकर कपड़े धोती है और फिर कपड़े ले जाकर छत पर डालने लगती है। आज रोहन की बात उसे बहुत बुरी लगी थी, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। पूजा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी ऐसे घर में कर दी है जहाँ ना मेरा पति मुझे पसंद करता है, ना मेरे घर वाले। कोई भी मुझसे बात नहीं करता और हर वक्त मेरा मजाक उड़ाता है। मैं तो इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। देखो पूजा, जिन हालातों में तुम्हारी रोहन से शादी हुई है उसकी वजह से रोहन और उसका परिवार दुखी है। तुम खुद को संभालो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। संध्या की बात सुनकर पूजा को थोड़ा अच्छा लगता है और वो किचन में आकर नाश्ता बनाने लगती है। वो देखती है कि फ्रिज में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। रोहन के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। सब्जियां तो खत्म हो गई हैं, अगर बाजार जाऊंगी तो सब्जी लेकर आने में देरी हो जाएगी। एक काम करती हूँ, आप सभी को अपने हाथ के स्पेशल पतले पराठे और नींबू का अचार खिला देती हूँ। पूजा आटा और मैदा मिक्स करके नरम आटा गूंथती है और फिर सबके लिए पतले पराठे सेकती है। पूजा के पराठे की खुशबू बाहर तक जाती है और जैसे ही वो अपने नींबू के अचार की बर्नी खोलती है, उसकी खुशबू से सभी के मुंह में पानी आ जाता है। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं।
बहू फिर से तूने पतले पराठे और नींबू का अचार दे दिया। माँ जी घर में सब्जियां खत्म हो गई थी और रोहन जी को ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने नाश्ते में आज सबको पराठे और नींबू का अचार दिया। आप एक बार खाकर तो देखिए। वाह भाई वाह पूजा बेटा, तुम्हारे हाथ के पतले पराठे और नींबू का अचार की तो बात ही निराली है। ऐसा स्वादिष्ट अचार तो मेरी नानी भी नहीं बना पाती थी। हाँ ठीक है, उतना भी खास नहीं है। नेहा और रोहन पूजा के खाने के बारे में कोई कमेंट नहीं करते हैं, वो चुपचाप सारा खाना खाते हैं। रोहन तो पूरा प्लेट साफ कर देता है। रोहन जी तो मजे लेकर मेरे पतले पराठे और नींबू का अचार खा रहे हैं, लग रहा है उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद आया। सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और पूजा किचन में नींबू का अचार बनाने के लिए चली जाती है। वो सिलबट्टे पर एक एक नींबू को घिसकर उसके छिलके को पतला करती है, फिर उसे बरनी में भरकर नमक डालकर अच्छे से मिलाकर अचार को धूप पर रख देती है। शाम को रोहन अपने जिम जाता है। ये लड़की कौन है? जिम में आज एक नई लड़की आई थी, उसका नाम था तानिया। रोहन और तानिया हंस हंस कर काफी बातें करते हैं और फिर जिम के बाद कॉफी पीने के लिए कैफे चले जाते हैं। तुम्हारा जीरो फिगर तो कमाल का है, तुमने कितने अच्छे से खुद को मेंटेन किया है। कि डेली डाइट, डिसिप्लिन और वर्कआउट का नतीजा है। वैसे रोहन, मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी वाइफ कैसी है? तानिया का सवाल सुनकर फिर से रोहन का मुंह बन जाता है। वो बिना कोई जवाब दिए बात को घुमा देता है और तानिया को शॉपिंग कराने के लिए मॉल लेकर जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रोहन के घर पर उसके कुछ रिश्तेदार आते हैं। पूजा बहू, मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आओ। माँ जी, रिश्तेदार तो ऐसे वक्त पर आए हैं कि सारी दुकान बाहर की बंद है और घर में कुछ भी बनाने में बहुत समय लग जाएगा। क्या मैं अपने हाथ के पराठे और नींबू का अचार इन्हें खिलाऊं? हाँ ले आओ। पूजा किचन में जाकर जल्दी जल्दी रिश्तेदारों के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती है और नींबू का अचार लेकर आती है। अरे भाई, पराठे और नींबू का अचार कौन खाता है? मेरी बहू के हाथ के पतले पराठे और नींबू का अचार बहुत टेस्टी होता है, आप एक बार खाकर तो देखिए। मोहन को पूजा के पतले पराठे और नींबू का अचार बहुत ही पसंद आता है। वो खुशी खुशी 3-4 पराठे खा जाता है और फिर अपने बेटे की शादी का कार्ड देकर चला जाता है। पूजा के ससुराल में शादी में जाने की तैयारी होने लगती है। भाभी, आपके साइज के कपड़े मुझे कहीं नहीं मिले, आप जाकर दर्जी से ही अपने कपड़े सिलवा लीजिए, मैं कपड़े ले आई हूँ। पूजा कपड़े सिलवाने के लिए घर से निकलती है और ऑटो में बैठती है तो ऑटो वाला, बहन जी आप अकेले 3 लोगों की जगह लेकर बैठी हैं, आपको 3 लोगों का किराया देना पड़ेगा। ठीक है भैया। ऑटो वाला पूजा को बाजार में दर्जी की दुकान पर लाकर छोड़ देता है। पूजा ऑटो वाले को 3 लोगों का पैसा देती है दर्जी की दुकान पर। बहन जी, आपके कपड़े सिलने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगी तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, लेकिन आप कपड़े अच्छे से मेरे साइज के हिसाब से बना दीजिएगा। दर्जी को कपड़े देने के बाद पूजा अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ जाता है। भाभी, आपका ब्लाउज और लहंगा तो काफी सुंदर लग रहा है। मेरा लहंगा सुंदर लग रहा है लेकिन ये बहुत टाइट है। पूजा अपने ससुराल वालों के साथ मोहन के बेटे की शादी में जाती है। सभी स्टेज में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं लेकिन सभी पूजा को कोने में कर देते हैं। रोहन के साथ पूजा को देखकर शादी में आए लोग काफी हंसते हैं। रोहन के परिवार से जलने वाली एक आंटी जानबूझकर पूजा और रोहन को डांस फ्लोर पर भेज देती है। रोहन और पूजा डीजे के गाने पर कपल डांस करने लगते हैं। अरे मेरे पैर को चलना बंद करो। पूजा और रोहन डांस कर ही रहे थे कि तभी रोहन पूजा को घुमाता है और पूजा का ब्लाउज चर की आवाज करते हुए फट जाता है। पूजा बहुत शर्मिंदा हो जाती है। शादी में आए लोग उस पर हंसने लगते हैं। रोहन को पूजा के लिए बुरा लगता है और वो जल्दी से अपना कोट उतार कर पूजा को पहनाता है और उसे घर लेकर आता है। भाभी के साथ बहुत गलत हुआ, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। मुझे भी। पूजा के परिवार के बाकी लोग भी शादी से घर वापस आ जाते हैं। शादी में हुए एक्सीडेंट के बाद पूजा का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। वो बाहर आना जाना बंद कर देती है और दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। एक दिन जब पूजा छत पर कपड़े डालने के लिए जाती है कि तभी, क्या बात है पूजा, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या तुझे तेरे पति के अफेयर के बारे में पता चल गया क्या? अफेयर का नाम सुनकर पूजा के कान खड़े हो जाते हैं। अफेयर? किसका अफेयर? कैसा अफेयर? मेरे पति का तो किसी से अफेयर नहीं चल रहा है। और संध्या दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। जिस जगह पर मेरा ऑफिस है वहीं पर तुम्हारे पति का जिम भी है। मैंने कई दिनों से उसे एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा है। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो आज तुम मेरे साथ चलना और तुम सब कुछ खुद ही देख लेना। पूजा को संध्या की बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन अपने शक को दूर करने के लिए वो संध्या के साथ रोहन के जिम जाती है और देखती है कि सच में रोहन एक लड़की को अपनी बाइक पर बिठाकर उसे कॉफी पिलाने के लिए ले जा रहा है और शॉपिंग भी करवा रहा है। संध्या दीदी, आप सही कह रही थी, रोहन जी का तो सच में अफेयर चल रहा है। पूजा रोते हुए घर आती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है।
जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब से इन लोगों ने मेरे मोटापे की वजह से मुझे बहुत परेशान किया, मेरा मजाक उड़ाया और अब तो हद हो गई। मेरे पति मुझे चीट कर रहे हैं। बस बहुत हो गया, मैं अब खुद पर ध्यान दूंगी, इन लोगों पर नहीं। रोने की वजह से पूजा की आंखें लाल हो गई थी। शादी में हुए इंसिडेंट के बाद रोहन को पूजा के लिए बहुत बुरा लगने लगा था, इसलिए रोहन। पूजा, तुम रो रही थी क्या? किसी ने तुमसे फिर कुछ कहा? मुझे बताओ। नहीं, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। आप मुझ पर ध्यान मत दीजिए, अपना काम कीजिए। ये पूजा को क्या हुआ? वो तो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करती है। रोहन को पूजा की बात अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। पूजा घर वालों को बिना बताए डॉक्टर से अपना अपॉइंटमेंट लेती है और अगले दिन तैयार होकर बाहर जाने लगती है। पूजा बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं पड़ोस वाली संध्या दीदी के घर जा रही हूँ, उन्हें मुझसे थोड़ा काम है। इतना कहकर पूजा घर से चली जाती है और अब वो अक्सर कोई न कोई बहाना देकर घर से निकलकर डॉक्टर के पास जाती थी। डॉक्टर ने पूजा को कुछ दवाइयाँ दी थी। वो तो सबकी नजरों से बचकर दवाइयाँ खाती है। एक दिन सविता पूजा को दवाई खाता देख लेती है और नेहा से कहती है, मुझे इस मोटी की चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आजकल ये बहाने देकर काफी बाहर जाने लगी है और चुप चुप कर दवाइयाँ भी खाती है। माँ, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? हमें भैया को बताना होगा। कल तेरे भैया का बर्थडे है, उसका बर्थडे हो जाए फिर हम इस मोटी के बारे में तेरे भाई को बताएंगे। रोहन ने अपने बर्थडे पर अपने घर पर ही सबको पार्टी दी थी। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन पूजा एक कोने में खड़ी होकर जूस पी रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है। देखिए, मैंने आपके घर पर आपकी रिपोर्ट्स भेज दी है, आप डिलीवरी बॉय से पिकअप कर लीजिएगा। लेकिन डॉक्टर, आपने तो कहा था कि रिपोर्ट्स कल आएंगी। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन रिपोर्ट्स आ गई तो मैंने आपको भेज दी है। आप अपनी रिपोर्ट्स ले लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर पूजा परेशान हो जाती है और सबकी नजरों से बचकर घर के बाहर आती है, लेकिन सविता उसे देख लेती है और वो पूरे परिवार को लेकर पूजा के पीछे आ जाती है। जैसे ही पूजा डिलीवरी वाले से अपनी रिपोर्ट लेती है, वैसे ही, ये मेडिकल रिपोर्ट क्या है? ये सब क्या चल रहा है? कहीं तुम्हारा किसी से अफेयर तो नहीं चल रहा और तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? अफेयर मेरा नहीं बल्कि आपके बेटे का चल रहा है। वो अपनी बाइक पर 0 फिगर वाली लड़की को घुमा रहे हैं, मॉल में शॉपिंग करवा रहे हैं। ये तो मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए। रोहन पूजा के हाथ से उसकी रिपोर्ट लेकर देखता है। पूजा को PCOS की बीमारी है और कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसका वजन बढ़ गया था। पूजा, तुम बीमार की वजह से मोटी हुई हो, न कि खा खा कर। मैं जैसी भी मोटी हुई हूँ, उससे आपको क्या? आप पतली कमर वाली लड़की के साथ घूमिए। पूजा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा उसके साथ अफेयर नहीं चल रहा है। वो लड़की तो मेरी दोस्त है। वो कुछ दिनों में अमेरिका जाने वाली है, इसीलिए मैं उसकी शॉपिंग करने में मदद कर रहा था। उसकी तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। सॉरी, मैंने आपके ऊपर शक किया। पूजा बहू, तुमने हमसे अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं कहा? माची, मैं आप लोगों से क्या कहती? जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, आप लोगों को मेरे मोटापे के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। आप लोगों को मेरी वजह से शर्मिंदगी होती है। आप लोगों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। आपको मेरे हाथ के पराठे और नींबू का अचार पसंद भी था, लेकिन कभी आपने उसकी तारीफ नहीं की। माफ कर दो पूजा, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन सच में तुम्हारे हाथ का पतला पराठा और नींबू का अचार लाजवाब है। पूजा बहू, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब से हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। पूजा के PCOS के बारे में पता चलने के बाद परिवार वाले पूजा के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। रोहन खुद पूजा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर, पूजा ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अगर पूजा सही से दवाई लें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें और डाइट मेंटेन करें तो वो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर जाने के बाद रोहन पूजा का अच्छे से ध्यान रखने लगता है। वो उसके लिए डाइट प्लान बनाता है और एक्सरसाइज करने में भी उसकी मदद करता है। धीरे धीरे पूजा का PCOS कंट्रोल हो जाता है और 6 महीने बाद पूजा फिर से पतली हो जाती है। इन 6 महीनों में पूजा का ध्यान रखते रखते रोहन को फिर से पूजा से प्यार हो जाता है, इसलिए वो एक दिन अपने साथ रात में डिनर कराने के लिए ले जाता है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम बस चलो ना। रोहन पूजा को एक सुंदर से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पूरे रेस्टोरेंट को रेड बैलून और रेड रोजेस से सजाया गया है। रोहन अपने घुटनों पर बैठकर पूजा को प्रपोज करता है। आई लव यू पूजा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू टू। इस तरह रोहन और पूजा एक दूसरे के साथ फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। पूजा घर वालों को अपने पतले पराठे और नींबू का अचार खिलाती है। सभी उसके हाथ के पराठे शौक से खाते हैं और पूजा खुशी से रहने लगती है।